Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations are going on. स्टडीज एंड प्रिपरेशंस का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है वो होता है पेपर का प्रेजेंटेशन। कि हमने चीज़ें तो पढ़ी है लेकिन पेपर के अंदर कैसी कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कैसे में मार्क्स मिलेंगे, ये बहुत मैटर करता है। यस, मैटर करता है। आई नो मेनी ऑफ यू आर स्केर्ड, मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ देम आर मिथ्स, लॉट ऑफ देम आर रियलिटीज। तो आज सारी चीज़ों को एंड करते हैं। आज का जो वीडियो में हम टाइम लगाएंगे, आई विल टेक 30-40 मिनट्स, लेकिन आपको इसके बाद आईडीटी प्रेजेंटेशन के लिए कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, इसका पूरा गारंटी मैं आपको देता हूँ। अब मैं आपको पहले 5 पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर शीट्स में लेके जाऊंगा। आई विल गिव यू 2 आंसर शीट्स। बहुत सारे बच्चों ने इंडिविजुअली मुझे आंसर शीट सेंड किया है। आपको लगता होगा कि सर 2 मिनट ले लो ना, आप 2 मिनट में क्यों हमें रिव्यू नहीं दे सकते, बट ऐसे मेरे पास ऑलमोस्ट 95-96 आंसर शीट्स आई हुई है। तो आप टेंशन मत लो, इस वीडियो के बाद आप सबका काम हो जाएगा एंड यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया ऑफ व्हाट इज टू बी डन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 2 आंसर शीट्स इसके बाद दिखाऊंगा। मे 25 की, एक ने 27 स्कोर किया है आउट ऑफ 70। एमसीक्यू को छोड़ देते हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं, वहाँ पे दिमाग लगाना है। वो दिमाग लगाने के लिए मैं बहुत अच्छे, जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत प्यारे एमसीक्यूज हम डाल रहे हैं टेलीग्राम के चैनल पे। तो वो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे, सारे अपडेट्स मिलेंगे कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, क्या आपको मिलने वाला है। आईडीटी का पूरा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज टू बी डन, एंड इट इज़ अ वेरी गुड कम्युनिटी, इट इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना। अब आपकी बात, एक 27 ने, एक बच्चे ने उसमें 27 स्कोर किया है और एक बच्चे ने 53.5 स्कोर किया है। तो पढ़ाई सेम है, कोर्स सेम है, आप लोग मोटा मोटा रिसोर्सेज भी सेम लेवल के यूज करते हो, तो फिर फर्क कहाँ आ रहा है? कितना पार्ट उसमें से प्रेजेंटेशन का है, कितना पार्ट हमारी खुद की गलती का है, और कितना पार्ट आईसीआई ने गलती करी है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर लेके आएंगे। क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस में ऐसा देख रहा हूँ कि कभी कभार स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सर मेरा सब कुछ ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन आईसीआई ने गलत दिया है, और कई कभार जेन्युइनली वैसा केस होता है। तो लेट्स क्लैरिफाई एवरीथिंग एंड यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो एंड तक देखना। आपको वो 3-4, मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन आई विल डिस्कस ऑफ द एंटायर May 25 पेपर, और प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा ये चीज हो सकती थी, ये चीज बेटर हो सकती थी, एंड दैट विल गिव यू कंप्लीट क्लैरिटी। उसके बाद आपको कुछ नहीं देखना। ठीक है, आ जाओ। तो बिफोर स्टार्टिंग विद एनी डिस्कशन मैं आपको 5 पॉइंट्स बता देता हूँ। वो 5 पॉइंट्स अच्छे से समझ लो। सर मेरी ना हैंडराइटिंग काफी गंदी है, मेरी हैंडराइटिंग डॉक्टर जैसी है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लेजिबल रखना। देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ। यहाँ पे हैंडराइटिंग कंपटीशन नहीं हो रहा है जैसा बचपन में होता था। यहाँ पे लेजिबिलिटी आपकी प्रूव होगी कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, एम आई एबल टू रीड। ठीक है, आप, मैं, क्योंकि देखो मैं कोई एफर्ट नहीं मारने वाला आपका रीडिंग लेने में। मेरे को अगर समझ आया तो मैं नंबर दूंगा, ये हार्ड रियलिटी है। तो हैंडराइटिंग तुम्हारी गलत, बहुत अच्छी नहीं है, चलेगा, बट आपका लेजिबल होना चाहिए, एंड द डिफरेंस यू हैव टू मेक इट ऑन योर ओन, आपकी हैंडराइटिंग के हिसाब से। दूसरी चीज, स्पेस छोड़ छोड़ के लिखो। अगर आप स्पेस प्रॉपर छोड़ोगे ना, जैसे अगर आप स्टार्ट में लीगल एनालिसिस दे रहे हो, उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस दे रहे हो, और उसके बाद कंक्लूजन दे रहे हो, तो उसके बीच में स्पेस छोड़ो ना यार। तुमसे कौन पैसे मांग रहा है नई शीट के? आप शीट यूज करो, आप स्पेस यूज करो, उससे कहीं ना कहीं लेजिबिलिटी अपने आप इंप्रूव हो जाती है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ आंसर शीट्स जहाँ पे स्टूडेंट का लेजिबिलिटी अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ द स्पेस। तो देखो, हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं है और स्पेस भी नहीं छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होएगा पेपर, ये समझ लो। 2. The entire task of the presentation, if I can sum up in one line, is make the task of examiner easy. He doesn't know you, he doesn't care about you. जब मेरे क्लास के बच्चे पेपर देते हैं, अगर मैं उसमें से कोई चेक करता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं यार इसने ये नहीं लिखा, लेकिन देखते ना इसने आगे क्या किया है, इसने पीछे क्या लिखा है, इसने किस तरीके से ट्राई किया है। मैं टाइम लगाता हूँ, एग्जामिनर टाइम नहीं लगाएगा। वो आपको नहीं जानता, वो, उसको फर्क नहीं पड़ता पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, या 5 अटेम्प्ट से बैठ रहे हो। उसका काम आसान करना है। उसको अंडरस्टैंड करो, उसका एक बार मेंटल व्हाट इज द पोजीशन। और ये सब प्रोफेशनल एग्जाम्स में होता है, और ये स्टार्टिंग से होता आ रहा है कि अगर मेरे पास दिन के इतने 100 आंसर शीट्स मुझे चेक करनी है, तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम ही है एक आंसर शीट में। मैं उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, कि मेरा कोई बोनाफाइड इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, आपके आपके सक्सेस के अंदर रिस्पेक्ट में। मेरे को सिर्फ वो आंसर शीट चेक करनी है। नाउ दिस इज द हार्ड रियलिटी, एक्सेप्ट इट। ओके, सही है गलत है मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आई एम टेलिंग यू वेरी हार्ड रियलिटी कि आपको उसका काम आसान करना है, और आसान करने के लिए आपको चीजें सही से प्रेजेंट करनी है। उसका एफर्ट नहीं लगना चाहिए, अरे ये क्या लिखा है, ये कैसे है, ये अच्छा ये लिखा है क्या, ये लिखा है क्या, डजंट केयर। ओके, उसका मूड अच्छा रखो। हो सकता है आपसे पहले का आंसर शीट एकदम घटिया हो, एकदम भैया दो, तो आपके आंसर शीट आने से उसका मूड अच्छा होना चाहिए। और ये मुझे भी किसी ने बताया था, मैं उसको हमेशा रिपीट करता हूँ सारे प्रेजेंटेशन वीडियोज में। नेक्स्ट पे आओ, कंक्लूजन और कीवर्ड्स। मैं बता बता के थक जाता हूं, मैं स्टिल आंसर शीट्स में देखता हूं। आप खुद बताना मुझे कमेंट में कि सर ये आपने गलती करी है क्या।
हर एक क्वेश्चन का एक गोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ओपिनियन वैलिड है या नहीं है, कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जीएसटी लायबिलिटी इन कैश निकालनी है क्या, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, वॉट एवर दैट क्वेश्चन इज, मुझे लास्ट में उस क्वेश्चन के कंक्लूजन वर्ड चाहिए। आप कंक्लूजन वर्ड लिखेंगे और उसके आगे एक लाइन में आप उसको कंक्लूड करेंगे, और वॉट एवर द मेन आंसर इज येस और नो और वॉट एवर इट मे बी वैलिड इनवैलिड, उसको अंडरलाइन करेंगे। आपके कीवर्ड्स में अंडरलाइन होने चाहिए, जो भी लीगल प्रोविजंस में आपको भी पता है यार आईडीटी करने के बाद कि ये कीवर्ड होता है। कीवर्ड मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको अंडरलाइन करो ना एक बार। उस अंडरलाइन से मेरा काम आसान हो रहा है, एग्जामिनर का काम आसान हो रहा है कि बच्चे ने जो मुझे चाहिए था वो दे दिया है, कंक्लूजन भी ठीक है, वो डिटेल में शायद पूरा पढ़ेगा भी नहीं, आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके सिवा एक और बात बता देता हूं मैं आपको, फर्स्ट 50-60% अगर आपका पेपर बहुत अच्छा है तो बैलेंस वाले में लीनियंसी आ जाएगी। बैलेंस वाले में थोड़ी आपकी जो होती है ना 19-20 चीजें वो भी इग्नोर हो जाएंगी, यू विल गेट द मार्क्स बिकॉज ही नोज दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड। These are the hard realities of professional exams where there are less number of examiners, checkers and very large number of students. ये मैं भी उसमें से गया हूँ, आपको भी एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ। उसके सिवाय ये एक मैंने देखा है स्टूडेंट का बड़े ऑनेस्ट मिस्टेक रहता है कि जब स्टार्ट का पेपर रहता है ना, जब हम स्टार्ट करते 2 बजे, तो अपने को दिखता है कि यार ये सब क्वेश्चन ना ये 2-3 मेरे को अच्छे से आते हैं, तो आप उसमें एक्साइट हो जाते हो, आप उसके अंदर अपना बेस्ट देते हो, सारे लीगल प्रोविजंस डाल देते हो। नहीं, आपको ना कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे और कुछ क्वेश्चंस बहुत बेकार नहीं करने, आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है अबव एवरेज मैनर में। आप समझो, बस 50-60% यस ऑब्वियसली यू विल चूज दोस क्वेश्चंस वेर यू आर कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंस में ये नहीं कि मैं उसके अंदर पूरा लिखे जा रहा हूँ, जो आता है वो हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ था एफआर के पेपर में, मैं इतना अच्छा लिखने लग गया, ये भी अंडरलाइन करता हूँ सर, ये भी इसमें लाइन बनाता हूँ, ये भी मैं और बता देता हूँ। नहीं, आपको सारा पेपर एक अबव एवरेज मैनर में अटेम्प्ट करना है ताकि 100% अटेम्प्ट हो। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट 100। 90 का भी हुआ तो लगता अच्छा है, लेकिन अरे 10 में से तेरे 4-5 आ जाते तो शायद वो 40 वाला और 60 वाला क्रॉस हो जाती है चीज। ठीक है, कई बच्चे पूछते सर कटिंग हो जाती है कभी कभार पेपर में, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे बुक में मैं आपको मेरे कंसेप्ट बुक में या मैं आपको कोई पढ़ाते वक्त कोई लाइन दे रखी है, लेट्स से रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में, रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 22 इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम वेयर द टैक्सेबल सप्लाईज मेड, अगर मैं आपको कटिंग ऐसे करके देता हूं या फिर मैं आपको कटिंग ऐसे करके देता हूं, ऐसे करके मैं नीचे नया लाइन लिखना स्टार्ट करता हूं, कौन सा अच्छा लगेगा आपको? आपको ये अच्छा लगेगा ना? तो व्हाई डोंट यू गिव द सेम ट्रीटमेंट इन योर एग्जाम? कटिंग करो, मैंने भी बहुत कटिंग हुई थी, मेरी भी पेपर्स में कटिंग होती थी, मैं उसको प्रॉपर ऐसे करके कट करता था, या फिर लाइन है तो ऐसे करके कट करता था, मैं तो पेंसिल, मैं तो स्केल भी यूज करता था, मतलब उसका मूड ना खराब हो बस। एंड ही नोज दैट ठीक है यार जेन्युइनली मिस्टेक हुआ, नीचे मैंने उसको रिपीट कर दिया। कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसे ऐसे कर देंगे, नहीं करना है ना, ये वहां पे वहीं पे तो अपना वो जो एक ओवरऑल लुक आता है ना, इंप्रेशन, वो खराब हो जाता है। ठीक है, ये 5 चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी, दीज आर द जस्ट माइक्रो लेवल पॉइंट्स। अब मैं आपको माइक्रो लेवल पे लेके चलता हूँ। ठीक है, अब इसको चलते हैं लेके अपन माइक्रो लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 1 बाद में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टूडेंट है जिसके 27 आए थे। ठीक है, ये मेरी प्रैक्टिस बैच में ही थी स्टूडेंट, और एकदम मैंने दोनों से कंसेंट लिया है। ये प्रैक्टिस बैच की एक स्टूडेंट थी, दूसरा वाला AIR 32 है, तो उससे भी आज सुबह मैंने बात किया है, पूरा कंसेंट लिया है। सो जस्ट फोकस नाउ, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। यहाँ पे स्टूडेंट के 27 है, वहां पे स्टूडेंट के 53.5 है। मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस देना स्टार्ट करता हूँ और आप देखना आपको क्या क्या इसमें से समझ आता है। क्वेश्चन नंबर 2A एक बार देख लें, क्वेश्चन नंबर 2A क्या है, समझ तो है ना क्या डिस्कस कर रहे हैं। ये है जॉब वर्क का सवाल, नहीं सॉरी जॉब वर्क का नहीं है, दिस इज एग्जामिशन वाला सवाल। यहाँ पे 5 एंट्रीज दे रखी है और नीचे उन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर GST लॉ ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड एंड कैलकुलेट द टैक्स पेबल फॉर ईच आइटम सेपरेटली। तो क्लियर है हमें प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, टेबल फॉर्म में रखनी है। टेबल फॉर्म में मुझे उसका आंसर देना है और मुझे टैक्सेबल वैल्यू निकाल के उसका टैक्स भी निकालना है। तो दिस इज 5 मार्क्स, 1 मार्क फॉर ईच एडजस्टमेंट। अब इस स्टूडेंट का फर्स्ट वाले में ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, क्योंकि एग्जामिशन आप लोग अच्छे से करके जाते हो। तो स्टूडेंट ने टेबल बनाया, देखो टेबल काफी अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी ज्यादा कटिंग वटिंग नहीं नजर आ रही मुझे। यहाँ पे ना स्टूडेंट ने नोट्स बाद में दिए। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा, जो मैंने नोटिंग ऑलरेडी करके रखी है आपके लिए, कि आप नोट्स ना साथ में दीजिए, क्योंकि कहीं ना 2 बार एनालिसिस हो रहा है आपका भी। आप पहले यहाँ पे सारी चीजें लिख रहे हो, फिर आप नीचे दोबारा नोट्स लिख रहे हो, तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है।
इंस्टेड अगर आप यहाँ पे ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हो, अमाउंट चार्ज फॉर कॉम्पोजिट सप्लाई और ब्रैकेट में उसका नोट दे देते हो, और नोट आपको बहुत ज्यादा डिटेल में देने की जरूरत नहीं है। उस नोट का जो मेन हिटिंग पार्ट होता है ना, जैसे कि कॉम्पोजिट वाला है अगर एंट्री नंबर 3 है, तो एग्जामिनर का फोकस वो 25% कंडीशन पे जाने वाला है। तो उसमें पूरा एंटायर लीगल प्रोविजन, व्हेन सर्विसेज आर गिवन टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन सीजी, एसजी, यूटीएलए, देयर वी हैव टू सी द 25%, नहीं, जस्ट पे अटेंशन ऑन द 25% कंडीशन, और वो फटाफट से यहाँ पे 2 लाइन में आ जानी चाहिए और आप उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट दे दो। दैट इज समथिंग बेटर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा आप नोट्स यहाँ पे साथ में दीजिए। टेबल फॉर्मेट इज 100% रिक्वायर्ड। कई बच्चे ऐसे केस में ना इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं, यार कैसे, आप मुझे बताओ ना, क्वेश्चन ने खुद आपको टेबल बना के दिया है, मुझे टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करवाना है और मुझे उसका टैक्स भी चेक करना है, तो दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट पॉसिबल। हाउ कैन यू गिव द इट इन द ऐसे, मतलब 1 2 ऐसे अलग अलग यहाँ पे अलग एनालिसिस कर रहे हो, ऐसे नहीं, टेबल में ही जाएगा ये टेबल में ही आना चाहिए। ठीक है, ताकि मैं फटाफट ये देखूंगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट को कितना मिला है 5 में से, यहाँ पे 5 में से मिला है 4.5, वो एक जगह उसने कुछ गलती करी होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ 25% का उसने गलती किया है, दैट इज फाइन, ओके, उसको छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए। और ये जो स्टूडेंट का 53.5 है ना, आप एक बार पेपर देखो, आपको नहीं अच्छा लगा एकदम से देख के, फर्स्ट इंप्रेशन बताओ मेरे को, अच्छा लगा ना एकदम से देख के? पर्टिकुलर अमाउंट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, मैं बोलूंगा सीजीएसटी एसजीएसटी भी ऐसे ही लेना, कह रहा हूं मैं, सुन लो, मैं क्लास में भी ये चीज बोलता हूँ, कुछ रीजन की वजह से बोलता हूँ, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में जनरली ऐसा ही होता है। गलत नहीं है आईजीएसटी लोगे तो, बस सुन लो। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, उसने बच्चे ने यहाँ पे एंट्री लिखा और ब्रैकेट में उसने नोट दे दिया। अभी भी काफी डिटेल नोट है, बट ठीक है, नोट साथ में दिया ताकि एक बार एनालिसिस हो गया अगले पे आओ। ठीक है, एनालिसिस दिया, कहीं पे भी कोई कटिंग नहीं है, आप पेपर देखो एक बार, पेपर देखो, कहीं पे भी कोई कटिंग नहीं है। यहाँ पे उसको 4.5 ही मिले आई थिंक, चलो ठीक है, कभी कभार आईसीएफ पूरा नहीं देगा, 0.5 मेजरली यहाँ पे सबका ही कटा है, तो 4.5 उसको मिल गया। वहां पे भी शायद ऐसा ही हुआ है, कोई ऐसा गलती नहीं नजर आई मुझे भी, 4.5 दिया, पर ठीक है, 0.5 ही कटा, ओके। बेसिक लाइन ये वाली मैं बोलता हूँ आप बनाओ, और पता है अब ये वाली लाइन बनाने की आदत कब डलेगी, जब आप अभी काम करोगे। एक आध सवाल बीच में, एक दिन में एक सवाल में लाइन बनाओ, मे भी पूरा ऐसा डिटेल में नहीं जैसा बचपन में बनाते थे, लेकिन देखो ना यार, पर देखो ना लुक कैसा आ गया है, दूसरे स्टूडेंट ने भी दिया है। ठीक है, तो 2A में आपको ज्यादा कोई और नहीं समझना, नोट्स वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं 2B पे आता हूँ। ठीक है, 2B पे आ जाओ जरा एक बार, वी विल सी मैक्सिमम हम कितना कवर कर पाए आपको आइडिया देने के लिए। 2B में ना जॉब वर्कर का सवाल है, जॉब वर्कर की कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही है, और वो ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में दे आर आस्किंग कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी लायबिलिटी। अब देखो, जब ऐसा सवाल आएगा, कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी एंड टैक्सेबल वैल्यू, ऊपर 2-3 ट्रांजैक्शंस नजर आ रही है, क्या नेचुरली आप टेबल नहीं बनाओगे? ये सवाल हमारे सुपर 40 में भी था, ये दिस क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी फैकल्टी बुक, ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट ने क्या किया, देखो पहले देखते हैं इस वाले पेपर में जहां पे थोड़े कम नंबर आए। 2B में कितने मार्क्स का था ये, दिस वाज ऑफ 5 मार्क्स एंड द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड आउट ऑफ 5 1.5 एंड द अदर स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 3.5। 2 मार्क्स का डिफरेंस आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। सी, पहली बात तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने स्टूडेंट को बोला कि चलो स्टार्टिंग का एनालिसिस आप पैराग्राफ फॉर्म में दे सकते हो, लेकिन पूरा पेपर ही, ये वाला पूरा सवाल ही आपका पैराग्राफ फॉर्म में गया, कहीं पे टेबल ही नहीं दिख रहा। टेबल दिख जाता और मुझे ट्रांजैक्शन दिख जाती तो मैं सीधा यहाँ पे क्या चेक कर लेता, ऐसे टेबल के एंड में टैक्सेबल वैल्यू कितना है और आपने टैक्स कितना निकाला है। आप बताओ, क्या मैं अनरीजनेबली डिमांड कर रहा हूँ क्या ये, या आईसी आपसे अनरीजनेबल डिमांड कर रहा है? आईसी ने नंबर उसके अलग नहीं काटे, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब भी टैक्सेबल वैल्यू, वैल्यूएशन ऐसा कुछ आ रहा होगा, एक अच्छा सा टेबल तो बना दो ना यार। एनालिसिस तुम दे दो पैराग्राफ फॉर्म में, लेकिन बाद में मुझे दिखाओ ना, ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है, इसका ये वैल्यूएशन आया, मुझे डायरेक्टली समझ आ जाएगा कि आपने इसको कंक्लूड कैसे किया है। अब इसकी बाकी की देखते चीजें, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो स्टूडेंट ने गलती करी है वो है कंसेप्ट की। कोई प्रेजेंटेशन इशू नहीं, पहले जो फर्स्ट मिस्टेक इज वेस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो जॉब वर्कर इफ रजिस्टर्ड ही हैज टू पे द जीएसटी ऑन द वेस्ट, इफ ही इज अनरजिस्टर्ड तो प्रिंसिपल उसके ऊपर पे करता है। ये हमने सवाल में भी किया था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या बोला है, दैट वैल्यूएशन शैल नॉट इंक्लूड वेस्ट जनरेटेड एंड सोल्ड बाय प्रिंसिपल, इट शैल बी इन द प्रिंसिपल्स टर्नओवर। ये एकदम कंफ्यूज हो गए, ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि कोई बात नहीं, ये टर्नओवर वाला उसने लिंक किया, बट दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। इसके ऊपर जो जीएसटी है वो आपका जॉब वर्कर ही पे करेगा, बिकॉज ही इज रजिस्टर्ड। जीएसटी ऑन वेस्ट बाय द जॉब वर्कर इफ इज रजिस्टर्ड ही हैज टू पे।
इसमें ये टर्नओवर का इंक्लूजन वगैरह की कोई इसमें अंदर बात नहीं थी। शायद स्टूडेंट ने ये समझ लिया कि वो वेस्ट की जगह कोई जनरल प्रोडक्ट सेल होता है ना, वहां पे वो प्रोविजन लगता है कि इट इज इन द प्रिंसिपल्स टर्नओवर, उसके ऊपर कंप्लायंस वो करेगा, एंड इफ द जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड और नॉट, देन इफ नॉट देन यू नो यू हैव टू डिक्लेयर दैट प्लेस एज द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो वहां पे कंफ्यूजन हो गया। तो ये हमारी गलती है, ये प्रेजेंटेशन आईसीआई की कोई गलती नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा रेड मिल गया है। उसके बाद सेम बात, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, जो मेन पॉइंट था कि जब आप जॉब वर्क का सर्विस देते हो उसके अंदर मटेरियल भी इन्वॉल्व होता है, चलेगा, एंड द एंटायर थिंग इज टैक्स्ड एज अ सर्विस ओनली। तो ये स्टूडेंट ने लिखा है कि वो सर्विस का ही रेट लगेगा, तो आईसीआई ने भी उसमें नंबर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ। अब वन ऑफ द सर्विस का कैलकुलेशन हो गया, लेकिन बच्चे ने वेस्ट का किया ही नहीं क्योंकि गलत कंक्लूड हो गया है। तो यहाँ पे वही बात, मेटल वेस्ट सोल्ड शैल बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल, ये दोबारा आईसीआई ने गलत किया, ये देखो, और उसकी वजह से 1.5 मिला। अब मैं हाथों हाथ आपको दूसरे स्टूडेंट का दिखाता हूं, मैं हाथों हाथ आपको दूसरे स्टूडेंट का दिखाता हूं। 2B देखो, जॉब वर्क का एक लाइन आती है, यू रिमेंबर शेड्यूल नंबर 2 में एक लाइन आती है कि इफ यू आर डूइंग एनी सर्विसेज ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अदर पर्सन दैट इज अ सर्विस, दैट इज अ जॉब वर्क। वो लाइन ओपनिंग दिया, एनी ट्रीटमेंट प्रोसेस यू आर डूइंग ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी और अदर पार्टी शैल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल नंबर 2। ये देखते मुझे समझ आ गया कि बच्चे ने पकड़ ली बात, जॉब वर्क हो जाएगा, गुड्स वगैरह खुद के ऐड हो सकते हैं, ये लीगल प्रोविजन आईसीआई ने भी ज्यादा रीड नहीं किया। देखो कहीं पे भी आपको टिक नहीं मिलेगा, मेन उसको यही चाहिए था। एंड द आंसर इज फोकस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू एंड द जीएसटी अमाउंट। एक बार देखो, मैं टेबल ढूंढ रहा था, आईसीआई का एग्जामिनर चाह रहा था कि मुझे वो दो ट्रांजेक्शन दिख जाए, जॉब वर्क की और वेस्ट की, 1 और 2 मिल गई, टैक्सेबल वैल्यू मिल गया, जीएसटी का रेट मिल गया, टोटल 7,02,123,240। $7,02,123,240 मिल गए नंबर उसको। अब सर इसको 5 में से यहाँ पे 3.5 मिले। अब देखो आईसीआई ने पता नहीं इसमें क्या सोच के 2 and 1.5 दिया और यहाँ पे इसको कट कर दिया, जबकि एकदम ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टील कैबिनेट्स वर्थ 48 लाख शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द जॉब वर्क। ये प्रिंसिपल ने दिया था जिसके ऊपर मैंने जॉब वर्क का काम किया था, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई वैल्यूएशन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समवेयर वी लिंक 15 टू बी सप्लायर्स ऑब्लिगेशन रेसिपिएंट्स ऑब्लिगेशन, बट एग्जामिनर शायद इसको नहीं समझ पाया, यहाँ पे उसने कुछ कट कर दिया और अपने नंबर गए। नो, ये आईसीआई की गलती है। शायद यहाँ पे स्टूडेंट को मेरे हिसाब से 4.5 अगर तुम्हें पूरा देने का मन नहीं था तो मिलने चाहिए थे, 1.5 नंबर कटने का इस बच्चे ने कोई गलती नहीं करी है। बल्कि आईसीआई के सजेस्टेड में खुद ये लिखा है कि वैल्यू ऑफ स्टील कैबिनेट सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल शैल बी एक्सक्लूडेड। बस स्टूडेंट ने क्या किया, इसको सेकेंड यहाँ पे लिखने की जगह नोट के थ्रू कवर किया। आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में क्या किया है कि ये ट्रांजैक्शन आप लिखो और बोलो कि ये वैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। बच्चे ने इसको नोट की फॉर्म में दे दिया, एग्जामिनर को पता नहीं क्या वहां पे बिठाया हुआ था, उसको नहीं पता था ये सब, उसने नोट अलग से दे दिया। बट स्टूडेंट को यहाँ पे 4.5 मिलने चाहिए थे। ऐसे मार्क्स आप लूज करोगे तो वेस्ट वगैरह जैसी गलती में खुद की गलतियां नहीं होनी चाहिए। हार्ड रियलिटी, मुझे बुरा लग रहा है ये देख के, स्टूडेंट के 81 है आईडीटी में, ज्यादा आ सकते थे, समझ रहे हो। नेक्स्ट पे आते हैं, 2C क्या है, 2C है असेसेबल वैल्यू कस्टम्स का वैल्यूएशन, आता ही आता है पेपर में, तो इसके अंदर तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। इसके अंदर अगर हमारी गलती हो रही है ना तो दैट इज कंप्लीटली अवर ब्लंडर। टेबल फॉर्म में आंसर जाता है, नोट्स के साथ आंसर जाता है। अब देखते हैं फर्स्ट वाले केस में स्टूडेंट ने क्या किया है। लाइन नहीं बनाई है, मैं अप्रिशिएट करता अगर लाइन बनती, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं बताता हूँ स्टूडेंट की गलती, देखो यहाँ तक सब कुछ सही किया है इस बच्ची ने, ये सब कुछ सही किया है, 1850 900 ये दोनों सही ऐड किया है, लेकिन जब नीचे इस अमाउंट को लिखा तो 1850 900 में से 900 खा गई, 900 लिखा ही नहीं है, और एग्जामिनर ने ये पे पकड़ लिया। देख लो, अब ये हमारी सिली मिस्टेक है, 900 हम भूल गए लिखना, उसकी वजह से आंसर नीचे थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक गया। बाकी उसने इंश्योरेंस और एयरफेयर सही निकाला, लेकिन 5 में से 3.5 मिले। नोट्स ठीक है, नोट्स यहाँ पे आप अलग दे सकते हो, इट्स फाइन। और यहाँ पे स्टूडेंट को कितने मिले, आईसीआई पूरे देता है क्या हमें, ये देखो यहाँ पे मुझे लाइन मिल गई, मैं चाह रहा था लाइन मुझे चाहिए, और 5 में से कितने मिले हैं, 4 का था क्या ये, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, बस पूरा एनालिसिस कर रहे तो एक बार समझते हैं ना आईसीआई का क्या व्यू है। 4 में से 4 मिले हैं, इस बच्चे को 4 में से 4 मिले, वो भी अगर कर देते उसको 4 मिल जाते। एंड अगेन कहीं पे भी कटिंग नहीं है, टेबल एकदम क्लियर कट मुझे मिल रहा है। एग्जामिनर ऐसे ही चेक करता जाएगा, देखो यहाँ पे रेट सही लिया है पहले, तो
ओके, ये ठीक है, ये ठीक है, मटेरियल लाइसेंस भी ठीक लिया। एफओबी में वो 900 दूसरी जगह वो लिखना भूल गई है स्टूडेंट, यहाँ पे एकदम प्रॉपर आ गया है, चेक हो गया, मिल गए नंबर। ये एक लाइन उसने ठीक लिखी थी लेकिन ये पता नहीं क्या क्रॉस किया है, क्रॉस लिख के पूरे भी दे दिए। ये एकदम ठीक थी, नोट का ही पार्ट था कि लाइसेंस फी ऐड होना था। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है जो दोनों ने आंसर किया, आई थिंक 3A किया है। 3A में क्या है देखते, प्लेस ऑफ सप्लाई। चार पार्ट्स है, 1 2 3 और 4, 5 मार्कर क्वेश्चन है। प्लेस ऑफ सप्लाई में टू द पॉइंट प्रोविजन आएगा, कंक्लूजन में आपका आंसर आएगा। जो भी स्टेट कंक्लूड कर रहे हो उसको लाइन में मार्क करना है, की लाइन है क्योंकि वो कंक्लूजन है, वो आपको देखना ही देखना है क्योंकि उसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। एक बार पहले देखते हैं 27 है जिनमें, तो इसके कैसे उसने प्रेजेंट किया है। 3A पे आओ। 3A में डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई फर्स्ट पार्ट। अब देखो ये काफी कुछ बड़ा इसने यहाँ पे कंक्लूड किया है 10(1)(c) के साथ, लेकिन क्वेश्चन पता है किससे डील कर रहा है। आ जाओ क्वेश्चन देखते क्या। मिस्टर प्रकाश कुमार, अ रेसिडेंट ऑफ सूरत, ही प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन ई-शॉपी फॉर सप्लाई ऑफ लैपटॉप which is to be delivered to his sister at Mumbai. While placing the order, provided the billing address of his residence in Surat, Gujarat. This is a billing address different and a shipping address different. ई-कॉमर्स के रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन आया था 10(1)(c)(a) के कॉन्टेक्स्ट में, अनरजिस्टर्ड के केस में ये क्लैरिफिकेशन था। तो आंसर इसका क्या बनता है, जहां पे आप डिलीवरी करवाते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ने कोट किया है 10(1)(c), खराब, सेक्शन ही गलत कोट कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या कोट किया है, 1 में इसने 10(1)(c) सूरत और गुजरात। यहाँ पे डिलीवरी कहाँ हो रही है, सप्लाई ऑफ लैपटॉप मुंबई में, डिलीवरी मुंबई में हो रही है, आंसर ही गलत हो गया। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसमें बहुत इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं है, कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा फोकस्ड प्रोविजन एंड फोकस्ड आंसर जा सकता है, टाइम बचेगा, नंबर भी मिल जाएंगे। 2 वाले में ठीक है इसने सही किया है, मैं एक एक एनालिसिस लीगली नहीं करवा रहा। थर्ड वाले में देखो अब ये कुछ 13(4) का और 13(6) का यहाँ पे प्रोविजन है इमेबल प्रॉपर्टी का, पर ये बहुत बड़ा इसने काफी डिटेल में दिया है, ठीक है, इट्स फाइन। और नंबर भी मिले हैं इस केस में, और लास्ट में जाके भी नंबर मिले हैं, टोटल इसको 3.5 आउट ऑफ 5 मिले हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में उसने बराबर पकड़ लिया यहाँ पे, शिपिंग एड्रेस जहाँ पे जा रहा था मुंबई महाराष्ट्र। देखो रेक्टेंगल में ये भी गया है, तो आंसर में फटाफट से ध्यान जा रहा है कि मुंबई इज द आंसर। डिलीवरी और बिलिंग वाली बात सही पकड़ी है। सेक्शन कोड इसने किया ही नहीं है, सिर्फ सेक्शन नंबर 10 किया है। तो अगर आप पेपर में कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, आप सिर्फ इतना कोट करके आओ। आप 1C से वहां पे मामला बिगड़ गया और आंसर भी वहां पे गलत गया, बट डोंट कोट द रॉन्ग प्रोविजन। सेक्शन 10 याद है तो ठीक है, सेक्शन 10 अपन उतना लिख के आएंगे। यस, सो दिस इज अ गुड थिंग। पैराग्राफ फॉर्म मतलब यहाँ पे लाइन वाइन छोड़ी है। यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप कंक्लूजन वर्ड डालेंगे, क्योंकि कंक्लूजन से मुझे दिखेगा ये आपका लास्ट पार्ट है आंसर का, ठीक है। बैलेंस आई थिंक स्टूडेंट ने सारा ही ठीक किया है, 2 में ठीक किया है, 3 में ठीक किया है, अंडरलाइन प्रोविजंस हो रखे हैं, फाइनल आंसर आपका रेक्टेंगल में गया है। नो ब्रेनर राइट, मुझे सब कुछ पता चल रहा है, बच्चे को फुल मिले 5/5। थोड़ा छोटा हो सकता था आंसर, बट ठीक है, पेपर में इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन आंसर आपका सही जाना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे असेंबली था, तो असेंबल्ड में कीवर्ड है, तो क्या ना मेरा क्लियर हो गया सीन की, बच्चे को पता है। सेक्शन 10 उतना ही कोट किया उसने, 10(1)(d) कोट नहीं किया है, 10 ही कोट किया है, नंबर मिल गए हैं। तो नंबर आपके सेक्शन गलत नहीं कोट होने चाहिए, करना है तो करो पर गलत कोट नहीं होना चाहिए। और कई बच्चे, एक और बता देता हूँ, कई आंसर शीट्स में मैंने देखा सिर्फ सेक्शन 10 लिख के आ रहे हैं। अरे CGST IGST, CGST का कॉम्पोजिशन स्कीम होता है, IGST का प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट, बराबर। नेक्स्ट देखते एक बार 3B। 3B, चलो 3B भी एक बार देख लेते, पहले देखते क्वेश्चन क्या था। विजय कम्युनिकेशन टेलीकॉम ऑपरेटर सिक्योरिंग राइट टू यूज द स्पेक्ट्रम, ये आपका क्लैरिफिकेशन था। अब ये बता दो थोड़ा सा हमारा सिली मिस्टेक क्या होता है। क्लैरिफिकेशन जो आता है ना अमेंडमेंट्स वाले, ये अमेंडमेंट था आपके लिए, ठीक है, क्योंकि नया आया था, नॉट एग्जैक्टली एन अमेंडमेंट बट दिस वाज बेसिकली क्लैरिफिकेशन जो आपने एक अमेंडमेंट की फॉर्म में पढ़ा। यहाँ पे जैसा क्लैरिफिकेशन में वो उन्होंने डाला था वैसे ही 2 पार्ट्स इन्होंने बना के एकदम सिंपल मैनर में उसको दिया था। क्लैरिफिकेशन में कोई बहुत डिटेल में टाइम ऑफ सप्लाई का एनालिसिस था ही नहीं, सीधा कंक्लूजन्स थे, मेड और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, या if it is not a upfront payment, basic analysis that it is a continuous supply of service in case of spectrum, and the answer will be the amount due or made whichever is earlier, and RCM provisions are going to apply, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको राइट देती है। इसके ऊपर जिसने वो क्लैरिफिकेशन किया है
उसको वो एग्जैक्टली याद आएगा। जिसने नहीं किया है वो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस डिटेल में कोट करके कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आपको क्लैरिफिकेशन याद था तो इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 4 मिनट्स लग सकते थे टू राइट बोथ द पार्ट्स। 2 पेजेस में आंसर जाता, आपको 5 में से 3 साढ़े 3 मिल जाते। अब देखते हैं स्टूडेंट ने क्या किया पहले, जिसके 27 है। ओके, एंड आई एम नॉट ऐसा बोल रहा हूँ 27, आई एम जस्ट आइडेंटिफाइंग कि हमारी चीजें क्या इंक्लूड होनी है। इस स्टूडेंट को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं क्रिटिकली एनालाइज करने वाला हूँ ताकि आपका बेटरमेंट हो। 3B में इन द गिवन केस इट इज अ रजिस्टर्ड टेलीकॉम ऑपरेटर, ठीक है, सिक्योरिंग राइट टू यूज, ये क्यों दोबारा बोलने की जरूरत है, नहीं थी बोलने की जरूरत। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आगे का सारा कट हो गया, यहाँ पे ना आईसीआई ऑफ हो गया है, मूड ऑफ हो गया है, क्योंकि वो जो क्लैरिफिकेशन का हिटिंग पॉइंट क्या आना चाहिए था, क्लैरिफिकेशन का हिटिंग पॉइंट आना चाहिए था, वो क्लैरिफिकेशन के अंदर जो लैंग्वेज आ रही थी आपकी, बिकॉज इट वॉज, सी क्लैरिफिकेशन क्या होती है ना, नॉर्मल प्रोविजन सबको पता है, लेकिन देयर वाज सम इशू इन मार्केट, दैट्स व्हाई इट वाज क्लैरिफाइड। तो वो एग्जैक्ट लैंग्वेज से ही स्टार्ट होना चाहिए था कि यहाँ पे आपका सीधा फटाफट दिख जाना चाहिए, ड्यू और मेड विचर इज अर्लियर इन केस ऑफ अपफ्रंट पेमेंट, 13.3 आरसीएम सीजीएसटी का 13.3 के हिसाब से। टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, रिसीट ऑफ पेमेंट, ठीक है, प्रोविजन ही कोट हो रहे हैं। इनवॉइस, अब ये इनवॉइस वगैरह तक जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में हमने जो पढ़ा था, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस अमेंडमेंट्स को टेस्ट करते हैं ना, वो प्लेन सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे जो अमेंडमेंट था वही आपको प्रोड्यूस करना है। ये कुछ भी नहीं मिला है क्योंकि वो प्रोविजंस में कहीं ना कहीं खो गई है, स्टूडेंट खो गई है उसके अंदर। टाइम ऑफ सप्लाई ये दोबारा डिटेल में, इन केस ऑफ अपफ्रंट पेमेंट लायबिलिटी शैल अराइज व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड और अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, क्लियर नहीं है ये टर्म, क्लियर नहीं है ये टर्म। ड्यू और मेड विचएवर इज अर्लियर आना चाहिए था, क्योंकि आरसीएम लग रहा है, द फोकस विल शिफ्ट टू द रेसिपिएंट नॉट द सप्लायर। रिसीव्ड और ये रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपने सप्लायर की लैंग्वेज में लिख दिया, नहीं मिला नंबर, 0 मिले हैं। और सेकंड वाले पार्ट में कितना मिला है, सेम तरीके से कुछ भी नहीं मिला है, सेकंड वाले पार्ट में भी कुछ नहीं मिला है, 0, स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 0, जबकि क्लैरिफिकेशन का पार्ट था, अमेंडमेंट का पार्ट था। दूसरे का देखते एक बार कि इस बच्चे ने कैसे लिखा है, 3B, ये देखो। अब यहाँ पे आईसीए ने क्यों क्रॉस दिया, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज शैल बी द अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अब ये बच्चे ने लिख दिया 13.2, नहीं चाहिए ना 13.2, 13.3 चाहिए था, वो भी डिटेल में नहीं चलता, चल जाता, डिटेल में नहीं लिखते तब भी चल जाता, लेकिन इससे उसको सजेस्टेड में जो नहीं दिखेगा ना, वो एग्जामिनर थोड़ा अजीब हो जाता है, यार ये क्या जा रहा है स्टूडेंट, तो इसने क्रॉस कर दिया। लेकिन बाद में कंटिन्यूअस सप्लाई वाली बात लिख के, और ये क्या लिखा है, द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई शैल बी द अर्लियर ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अगेन ये रिसीट की तरफ बात चली गई, मैं आपको दिखाऊं इसका सजेस्टेड, चलो एक बार ये देख लो, ये वाली बात पे इसको 2 मिल गया है, ठीक है, कंटिन्यूअस का इसने आइडेंटिफाई किया, एंड ये बात लिख दी, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी पेमेंट और द पेमेंट इज ड्यू, ये चाहिए था क्लैरिफिकेशन वाला लाइन, ये लिख दिया इसलिए नंबर मिल गए इसमें, शुक्र है। सेकेंड वाले पार्ट में अब पूरा वो कंक्लूड नहीं कर रहा मैं अलग से, बट सेम बात आ रही थी, मेड और ड्यू विचएवर इज अर्लियर, उसका पीछे का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, राइटिंग द प्रोविजंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, व्हाट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देन लिंकिंग इट, नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट वाज एन अमेंडमेंट पार्ट, ठीक है। तो डेफर्ड पेमेंट वाले में उसने ये लिखा, टोटल इसको कितना मिला है इस केस में, 3 आउट ऑफ 5, चलो 3 तो मिले। मैं आईसीआई का सजेस्टेड दिखाता हूं, कुछ भी नहीं डाला। फर्स्ट वाले में देखो अपफ्रंट पेमेंट मेड, ड्यू और मेड विचर इज अर्लियर, और सेकेंड वाले पार्ट में हल्का सा कंटिन्यूअस सप्लाई बताया और ड्यू और मेड विचेवर इज अर्लियर। कोई डिटेल में 13.3 इन्होंने कोट नहीं किया, आप भी नहीं करोगे तो चल जाएगा, बिकॉज आई एम रिपीटिंग इट वॉज फ्रॉम अमेंडमेंट्स, उतना ही पार्ट उनके सजेस्टेड और एग्जामिनर की में गया होगा। चलो थोड़ा बहुत अगर आप 13.3 लिखना चाहो, आपने लिख दिया आरसी में चलेगा, लेकिन ये एट द एंड मुझे चाहिए, वो स्टूडेंट ने एंड में दिया, वो दूसरे वाले ने 53.5 वाले ने, इसलिए उसको मिल गए नंबर 3, पर अगर क्लियर कट आंसर रहता तो 4 भी मिल जाते, ठीक है। और इसमें बहुत बच्चों ने गलतियां करी है, ध्यान, आपको पता है, आपको आइडिया लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका एग्जाम, आपका जो आंसर शीट है, यू हैव इट। चलो और क्या है, 3C देखते एक बार, IGCR रूल्स, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप में से बहुत बच्चे इसको नहीं करके जाते, तो इफ दैट इज द केस तो आपको नंबर नहीं मिले होंगे। इसमें क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिफरेंशियल ड्यूटी पेबल बीइंग द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी लेवेबल ऑन गुड्स। कैपिटल गुड्स मंगवाए थे, काम खत्म होने के बाद आई वांट टू क्लियर इट, क्लियरेंस के टाइम पे ड्यूटी पे करनी थी, वो निकालनी थी, ठीक है। ऑन विच द एग्जेम्पशन वाज अवेल्ड, ऑलरेडी पेड, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पेबल एट द रेट। तो लैंग्वेज सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि ड्यूटी भी निकालनी है और इंटरेस्ट भी निकालना है,
विच इज़ अ वैलिड पॉइंट, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, आपको बिल्कुल ठीक लगेगा। कई जो 53.5 है उसने इंटरेस्ट भी निकाला, लेकिन आईसीएआई के एग्जामिनर की में नहीं था, इसलिए शायद एग्जामिनर को लगा कि ये नहीं चाहिए था और सिर्फ ड्यूटी पे फोकस दिया। तो 27 जिसके है उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि वो टॉपिक शायद हुआ नहीं था, तो कुछ भी नहीं मिला, 0 मिला। 53 वाले ने यहाँ पे वो एक अमाउंट निकाल के एकदम क्लियर कट में, ही नोज व्हाट द प्रोविजंस आर, व्हाट द डेप्रिसिएशन रेट्स आर, एकदम क्लियर तरीके से दिया। देखो यहाँ पे टिक मिल गया उसको, फर्स्ट ईयर के फोकस पे उसको टिक मिल गया है, 1.5 यहाँ मिल गए, और ये आंसर 11,40,000 एकदम करेक्ट है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसको यहाँ पे भी 2 मिल गए, टोटल 3.5। इंटरेस्ट वाली बात उनको समझ में नहीं आई क्योंकि एग्जामिनर के आंसर की में नहीं थी, लेकिन ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक है, मिस्टेक भी नहीं है, ये ऑनेस्ट सही है। आईसीआई को नंबर नहीं काटने चाहिए थे, शायद 5 में से इसमें कितने का था, ये 4 का था ना, चलो ठीक है, 0.5 ही कट किया है, ठीक है, आई एम ओके, आई एम ओके, ठीक है, आउट ऑफ 4 3.5 मिला है, आई एम ओके विद इट, ठीक। इंटरेस्ट का उनको नहीं समझ आया होगा, एग्जामिनर की में नहीं था, बट ज्यादा कोई नंबर हमारे नहीं कटे। चलो अब गोइंग फॉरवर्ड, अब मैं आपको एक एक आंसर कंपेयर नहीं करवाता, मैंने कुछ करवाए ताकि थोड़ा सा डिफरेंस समझ आए। ये वाला आंसर की रैंकर वाला मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आज डाल दूंगा। आई विल टेक द कंसेंट अगेन कि मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँ या नहीं उसका, बट वो कर देगा स्टूडेंट अलाउ, तो मैं उसका शेयर कर दूंगा। अगर आपको और भी आंसर्स कंपेयर करने हो तो आप ये दोनों आंसर शीट्स एक बार कंपेयर कर लेना। अब मैं आपको कुछ इसमें से पेक्युलरिटीज बताता हूँ जो मुझे और लगी कि चलो ये भी देख लो एक बार। आई विल जस्ट टेक 5-10 मिनट्स मोर। अब 4th ए में टीडीएस का एक पॉइंट था, स्टूडेंट ने यहाँ पे एकदम सही से कैलकुलेट किया है, विजिबल भी है सब कुछ, तो यहाँ पे उसको फुल मार्क्स मिले हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कुछ और चाह सकता था, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज इट लेजिबल। यहाँ पे स्टूडेंट की लेजिबिलिटी क्लियर है, वो क्या कहना चाह रही थी, और उसका आंसर एकदम मैच हुआ है, तो उसको फुल मार्क्स मिले हैं। तो ऐसा नहीं फुल मार्क्स मिलेंगे नहीं, यस। अब यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट था सेकेंड वाला, कौन से क्वेश्चन का सेकेंड है ये, 4th का बी का सेकेंड, वो मैं आपको बताता हूँ। 4th के बी का सेकेंड, ये देखो, examine the statement once the ECO has complied with the dynamic QR code requirement, the supplier using e-commerce portal will not be required to comply with the requirement. This is absolutely wrong. After the exam many students reached out that sir this is not given in our material मतलब ICI material, it is given, ये मेरे कंसेप्ट बुक में भी है, ठीक है। तो ये हमारी गलती है ना, ये हमारी गलती है। यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया है, कोड देखे एक बार, 4th के बी का सेकेंड स्टूडेंट ने किया है वैलिड, देखा ही नहीं आईसीए ने आगे कुछ, देखा ही नहीं, कट कर दिया 0। एक बार देखे 53.5 वाले ने क्या किया इसमें, 4th के बी में सेकेंड पार्ट क्या किया है, यस अच्छा इसने भी गलती करी है। अब ये आईसीए मटेरियल से हो जाता ना, इसके बढ़ जाते हैं, एक आध 2 नंबर और बढ़ जाते हैं, इसके 0 आए, इसमें सेकेंड वाले में 0 आए, वैलिड नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो आई थिंक यू आर एबल टू गेट इट राइट। मैं अब सब कुछ आपको डिटेल में दोबारा नहीं कराऊंगा, मैं आंसर शीट्स आपको दे दूंगा, आप उतना एनालाइज करिए। एट द एंड ऑफ द डे डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। आपको कई की जगह लगेगा कि सर इतना लर्न कैसे करें, लर्न नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टैंड द फील फैक्टर। जैसा क्लास में फील फैक्टर से पढ़ते हैं ना, वैसे ऐसे फील फैक्टर लीजिए कि आपको काम आसान करना है, क्लियर कट चीजें रखनी है, कटिंग नहीं करना, और मेजर फोकस विल बी ऑन व्हाट यू आर कंक्लूडिंग रादर देन हाउ यू आर कंक्लूडिंग। यहाँ पे जो मेजर गलतियां हुई है वो आपने ट्रीटमेंट गलत किया है, वेस्ट का ट्रीटमेंट गलत हुआ, या फिर हमारा स्टेटमेंट वैलिड इनवैलिड गलत हुआ, कैसे लिखे से ज्यादा क्या। तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि मेरा कंसेप्ट अच्छे से हुआ है क्या, मैंने मटेरियल पूरा कवर किया है क्या, फिर आप उस पर आइए कि सर कैसे क्या, मतलब कैसे प्रेजेंट करना है, वो कैसे प्रेजेंट करने वाला है। आई थिंक आपको काफी चीजों की क्लैरिटी मिली होगी। उसके सिवा एक और बात बता दूं, वन ऑफ द रीजन दिस स्टूडेंट गॉट 27 आउट ऑफ 70 इज टाइम मैनेजमेंट। कई जगह उसने एक्स्ट्रा चीजें लिखी, टाइम लिया चीजों का सोचने के लिए घर पे, मतलब जब आप पेपर में, और उसके वजह से उसने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट ही नहीं किया है, 14 मार्कर सीधा गया पानी में, ठीक है। तो 70 - 14 में से इवैल्यूएशन हुआ है, 56 में से इवैल्यूएशन हुआ है 27 का। इस स्टूडेंट का मैं आपको क्वेश्चन 1 देखूं क्या एक बार, कहा किया है इसने, शायद लास्ट में जाके किया है 1A, जो 14 मार्कर आपका बनता है। पेपर देखना एकदम नीट एंड क्लीन है भाई। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ लायबिलिटी, पर्टिकुलर्स, आउटपुट टैक्स, वैल्यू, और इसमें आईजीएसटी का था। क्लियर कट ट्रांजैक्शंस, क्लियर कट नोट्स, नंबर मिलते जाएंगे, नंबर मिलते जाएंगे, कहीं पे भी कोई कटिंग नहीं है, विद क्लियर नोट्स, ओके। ट्रांजैक्शन लिखा नोट, ट्रांजैक्शन लिखा नोट, ट्रांजैक्शन लिखा नोट,
कैलकुलेशन आया, लास्ट में जाके थोड़ी कुछ गलती हुई है तो 14 में से कितने मिले हैं। वर्किंग नोट बनाया रूल नंबर 42 के एडजस्टमेंट का, वो सारा ठीक है। अब मैं आपको पेपर चेकिंग नहीं करा रहा, वो तो मैंने दे दिया है आपको वीडियो, पर उसके वजह से 4 नंबर कहीं ना कहीं कटे हैं, क्योंकि क्वेश्चन 1 में प्रॉब्लम क्या होता है, बीच में गलती हुआ ना तो आपका फाइनल लाइबिलिटी तक गलती जाएगा, उसकी वजह से 4 नंबर कट गए। तो 10 की जगह मेरे हिसाब से ये स्टूडेंट 12 13 आराम से लेके जा सकता था, जो भी एक आध उसकी मिस्टेक हुई है वहाँ पे। एक दो जगह ऊपर वालों में भी, जैसे वो स्टेटमेंट वैलिड इनवैलिड में 1-2 नंबर बढ़ा सकता था, तो 5 to 6 मार्क्स इसके बढ़ सकते थे। मतलब अगर इसके 81 आए हैं तो ये 81 प्लस 5 6 ये 90 की तरफ जा सकता था स्टूडेंट। तो आईडीटी में ना पॉसिबल है यार, छोटा मोटा अगर ऐसा आईसीए ने पॉलिसी बनाया कि पूरा नहीं देना, तब भी आप देखना 0.5 काट रहा है आईसीए, बाकी जगह हमारी गलती है। तो कंसेप्ट को स्ट्रांग रखिए, प्रेजेंटेशन सेकेंडरी है, जो ज़रूरत रखने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको इस वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करी है। पूरा पेपर आपको एनालाइज करना है तो मैं टेलीग्राम पे आज डाल रहा हूँ। वी इन्वेस्टेड गुड 36 पीरियड 36 मिनट्स ऑफ टाइम, बट मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रेजेंटेशन देखने का। आपको कोई क्वेरी आता है, आप बिंदास उस पर कमेंट करो इस वीडियो में, आई विल रिप्लाई कि हाँ आपका ये क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन ठीक है या नहीं है। बाकी जो जनरल क्वेरीज आती है, सेक्शन लिखना मैंडेटरी है क्या, बिल्कुल भी नहीं। गलत लिखोगे तो नंबर कटेंगे, सही लिखोगे छोटा मोटा इंप्रेशन बनता है, इनटेंजिबल फैक्टर है वो, तो उसका ध्यान रखना। हेडिंग और कंक्लूजन क्लियर देना। आप कोई भी टेबल बना रहे हो तो टेबल के ऊपर हेडिंग चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, कौन से पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, और लाइन बनाने का ट्राई करना, इट गिव्स अ गुड आउटलुक। कंक्लूजन वाली बात मैंने आपको बता दी है, स्पेस छोड़ो, और जो भी लिख रहे हो ना उसको जस्ट राइट द पैराग्राफ। मतलब जैसे अगर मेरा कोई एक पार्ट या एक पैरा एनालिसिस का जा रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लीगल एनालिसिस, फिर कंक्लूजन वगैरह हो रहा है तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन एक वर्ड डालूंगा और फिर 1 लाइनर दूंगा। ये लिखो कि उसको पता चले आप क्या कर रहे हो। आप लिख देते हो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली नहीं भाई, कंक्लूजन लिखो ना, पता चले कि आपने पहले फैक्ट्स लिखे हैं। फैक्ट्स वगैरह लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है वैसे हमारे वाले क्वेश्चंस में, थ्योरी नहीं है, बट लीगल प्रोविजंस और कंक्लूजन ये दो आप वर्ड्स लिखो, अंडरलाइन करो, ठीक है। So I think this was sufficient for you. I hope this was useful. And till we meet in our next any kind of a lecture for IDT, all the very best. Study well. Take care. Be safe. Bye bye.